Yes, my dear students, very good morning and good afternoon. Good morning for coming future and good afternoon for this continue session. Dear students, today I am among you with biotechnology, recombinant DNA टेक्नोलॉजी. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस सेशन में आपके साथ उपस्थित हुए हैं, हम सब एक साथ उपस्थित हुए हैं. आज बायोटेक्नोलॉजी में आरडीएनए बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी, उस आरडीएनए बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसमें कितनी चीज हम लोग पढ़ लिए और क्या पढ़ना है. इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने ये देखा कि आरडीएनए, डिजायर डीएनए का आइडेंटिफिकेशन, वेक्टर डीएनए का आइडेंटिफिकेशन, उसकी कटिंग विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करने के बाद फिर उन फ्रेगमेंट्स को हम लोगों ने एज किया, मीन्स एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उसको सेगमेंट को अलग किया. फिर उस इंपॉर्टेंट सेगमेंट कहीं मिस न हो जाए, कहीं डिस्ट्रॉय न हो जाए, इसलिए इमीडिएट उसका हम लोगों ने पीसीआर करके बिलियंस ऑफ कॉपी बना लिया. बनाने के बाद फिर क्या किया, उस डीएनए को, उस डिजायर डीएनए के छोटे से सिलेक्टेड पीस को अब हमें क्या करना है, हमको जो है प्लाज्मिड में इंसर्ट करना है, जोड़ना है. तो प्लाज्मिड में इंसर्ट करके जोड़ दिया. जोड़ने के बाद वो क्या हुआ, डीएनए लाइगेज उसको लिंक कर दिया, जोड़ दिया. अब उस रिकम्बिनेंट डीएनए को, आरडीएनए को, जिसमें प्लाज्मिड का डीएनए और डिजायर डीएनए दोनों जुड़ा हुआ है, अब उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम कहेंगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए हुआ कि नहीं है. इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने सेलेक्टेबल मार्कर को यूज किया या लैग जेड वाले बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाले जोन को सेलेक्ट किया. अब क्या करेंगे, इस डीएनए को हम क्या करेंगे, होस्ट में, चाहे तो जिससे में हमने प्लाज्मिड लिया था उसी में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, या कहां ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में अब हम पढ़ने चल रहे हैं. उससे आगे यानी होस्ट से शुरू हो रहा है कहानी. होस्ट क्या है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए चीजें आज उपलब्ध हैं. तो होस्ट क्या है डियर स्टूडेंट, इसके पहले मैं देखना चाहूंगा इसकी क्लियरिटी कितनी है. जरा आपके नजदीक आ जाऊं और देख लूं क्लियरिटी. यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिख तो रहा है. चलिए, हमारे कुछ छात्रों का कंप्लेंट था कि सर क्लियरिटी में ब्लरिंग आ रहा था, तो मैं कोशिश किया हूं कि आज आपकी क्लियरिटी रहे. यस डियर स्टूडेंट, आइए होस्ट क्या होता है. तो होस्ट डियर स्टूडेंट वो होता है, होस्ट आर द ऑर्गेनिज्म इन विच आरडीएनए इज ट्रांसफर्ड. जिस ऑर्गेनिज्म में हम आरडीएनए को ट्रांसफर करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहते हैं. आफ्टर मेकिंग इट कॉम्पिटेंट, इसको सक्षम बनाने के लिए, व्हाट डू मीन बाय कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंस मीन्स रिसेप्टेबल. वह होस्ट, वह ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो अदर से कोई ईस्ट हो, इन सब में क्या करते हैं, पहले उसको कॉम्पिटेंट बनाते हैं जिससे कि इजीली वो उस चीज को एक्सेप्ट कर ले. एक्सेप्टेबल बनाने के बाद तब क्या करते हैं, उस आरडीएनए को क्या करते हैं, उसमें ट्रांसफर करते हैं. ये सारी चीजें हम लोग प्रोसेसिंग वाले में आगे चल करके पढ़ेंगे. अभी हम लोग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, उसमें ट्रांसफर करेंगे. अब किसमें कैसे ट्रांसफर करते हैं ये भी जान लीजिए. अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में क्या करते हैं, ट्रांसफर बाय हीट एंड शॉक, हीट एंड शॉक मेथड से उसमें ट्रांसफर करेंगे. अगर वो प्लांट है तो उसमें बायोलिस्टिक या जीन गन के द्वारा, चाहे बायोलिस्टिक कहिए, चाहे जीन गन कहिए, चाहे बायोलिस्टिक के द्वारा, BIOLISTICX, बायोलिस्टिक्स के द्वारा प्लांट में ट्रांसफर करते हैं. एनिमल सेल है तो उसमें माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा या रेट्रोवायरस के द्वारा ट्रांसफर करते हैं. और अदर्स जैसे यीस्ट वगैरह है तो, या दूसरे कोई अगर होस्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेसियंस का हेल्प लिया जाता है कि डिजायर डीएनए को या रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए. तो उसी चीज का हिंदी में भी ट्रांसलेशन है. हमें लगता है कि हमारे हिंदी भाषी छात्र आसानी से इसको समझ सकेंगे. पोषक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसमें पुनर्योगस जीन का स्थानांतरण होता है. पुनर्योगस जीन का मतलब यही हुआ,
आरडीएनए, जिसमें आरडीएनए का क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है, और वृद्धि संवर्धन हेतु किया जाता है। स्थानांतरण किस लिए किया जाता है? वृद्धि, यहां पे त शब्द नहीं है, वृद्धि व, वृद्धि व, वृद्धि तथा वृद्धि व, यहां काट दिया, वृद्धि व संवर्धन हेतु किया जाता है। यह स्थानांतरण पोषण, पोषण को सक्षम, पोषण नहीं, यहां भी गलत शब्द आ गया है, पोषण नहीं पोषक, हाँ सही आया है, यह संवर्धन पोषक, पोषक को सक्षम बनाकर किया जाता है। पोषक माने होस्ट, जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं उसको सक्षम बनाते हैं पहले उस चीज को, उस आरडीएनए को स्वीकार करने के लिए, तब क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। कैसे करेंगे? जीवाणु में उष्मा आघात विधि, जीवाणु में उष्मा आघात विधि द्वारा, पादप में जीनगन द्वारा, जीनगन की खोज जॉन सनफोर्ड ने 1987 में किया था, जंतु में सूक्ष्म इंजेक्शन के द्वारा, और अन्य में एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफिशियंस, यहां पे टूमी नहीं टूमीफिशियंस द्वारा किया जाता है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पेज क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पेज क्या कर रहा है कि स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आरडीएनए की टेक्नोलॉजी जो है उसके क्या स्टेप हैं, तो सारे स्टेप को एक साथ कलेक्ट कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी में आरडीएनए की जो टेक्नोलॉजी करते हैं उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो स्टेप्स है 1 बाय 1 वो ये है। पहला है आइडेंटिफिकेशन, पहचान करते हैं वेक्टर डीएनए का, डिजायर डीएनए का कहाँ मिलेगा, फिर उसको उस सोर्स से आइसोलेट करते हैं इस पोलिंग के द्वारा, फिर इसका फ्रेगमेंटेशन करते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के द्वारा, फिर उसका क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा, फिर उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं पीसीआर मशीन के द्वारा, पीसीआर मशीन। यहां कुछ कटा हुआ लग रहा है, यहां पे संख्या शब्द लिखा है, संख्या वर्धन, उसकी संख्या में बढ़ोतरी के लिए संख्या वर्धन है। फिर लाइगेशन किया जाता है डीएनए लाइगेज की सहायता से, दोनों फॉरेन और प्लाज्मिक डीएनए का क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन लिंकिंग करते हैं, जोड़ते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसमें, होस्ट में, होस्ट को सक्षम बना करके। फिर उसका क्या करते हैं, बायोरिएक्टर में कल्चर करते हैं, संवर्धन माने संख्या में वृद्धि कराते हैं। फिर उसको उसी प्रोडक्ट से जो संख्या में बढ़े हैं उनसे क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, उस बने हुए प्रोडक्ट का फिल्ट्रेशन करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, और फिर मार्केट में उतार देते हैं मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग करते हैं माने विपणन करते हैं, पैकेजिंग माने थैलीकरण करते हैं, प्योरिफिकेशन माने शुद्धिकरण करते हैं, फिल्ट्रेशन माने निश्चिंदन करते हैं, छानते हैं, प्रोडक्शन माने उत्पादन करते हैं, कल्चर माने संवर्धन करते हैं, ट्रांसफर माने स्थानांतरण करते हैं, ठीक है, और लाइगेशन माने संयोजन करते हैं, एम्प्लीफिकेशन माने संख्या में वृद्धि करते हैं पीसीआर कॉपी का उस टुकड़े का, सेपरेशन माने उस कटे हुए रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स से कटे हुए टुकड़े का पृथक्करण करते हैं, अलग अलग करते हैं, फ्रेगमेंटेशन माने उसको काटते हैं, खंडन करते हैं, आइसोलेशन माने अलग करते हैं, निकालते हैं, विदलन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन माने, आइडेंटिफिकेशन शब्द है, आइडेंटिफिकेशन माने पहचान करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इन सारे स्टेप्स को याद करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला जनरेट किया है, जरा देखिए। आई इफ साल्ट, आई इफ साल्ट, यस ALT साल्ट, देन CPF is ppm, then CPF is ppm, I if salt then CPF is ppm। तो इस प्रकार से अगर ये चीज आपको याद रही तो क्या हो जाएगा, ये पूरा स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का हम जो है याद कर लेंगे। यानी यहां तक क्या है कि इस
टेक्नोलॉजी का जो स्टेप है उसे हम क्या काम करेंगे, एक ही साथ पूरे प्रोसेस को सेगमेंट वाइज हम लोग याद कर सकते हैं इजिली। लेकिन इस चीज को, इस फ्रेम को दिमाग में सेटअप करना होगा कि आई इफ साल्ट, यदि मैं नमक हूं तब सीपीएफ इज व्हाट, ही इज पीपीएम, वो पीपीएम है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां से अब देखिए इस पूरे स्टेप में आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन से यहां पर लाइगेशन तक, यहां तक क्या है, यहां तक का स्टेप, यानी ये जो लाइगेशन तक का स्टेप है, ये क्या है, ये आरडीएनए का प्रिंसिपल बताता है, ये आरडीएनए का जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल बताता है। अब इसके बाद प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में क्या करना है, ट्रांसफर करना, कल्चर तैयार करना, प्रोडक्शन तैयार करना, ये क्या है, ये प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग है। और प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का ये अपस्ट्रीम प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद उस प्रोडक्ट का फिल्ट्रेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, मार्केटिंग करना, ये प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का क्या है, ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है। तो अप स्ट्रीम प्रोसेस आपका यहां हुआ, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस ये हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये इसके प्रोसेस हैं। अब आइए थोड़ा डिटेल में इनको जो है देखना है। जैसे आइडेंटिफिकेशन हमें करना है, तो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन हुआ। इस आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, डिजायर्ड डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं, वेक्टर डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये डिजायर्ड डीएनए क्या होता है, डिजायर्ड डीएनए may be obtained from the organism or cell in which it is functional। क्या कह रहे हैं कि ये आपका अपेक्षित डीएनए, इसको कहां से प्राप्त कर सकते हैं, आप उस ऑर्गेनिज्म या उस ऑर्गेनिज्म से प्राप्त कर सकते हैं या उस सेल से प्राप्त करते हैं जिसमें यह क्या होता है, फंक्शनल होता है, सक्रिय होता है। जैसे इंसुलिन का जीन हमको लेना है, तो इंसुलिन के जीन के लिए हम जैसे ऑर्गेनिज्म भी सुटेबल है, काऊ है, जितने भी ये जो है पिग है, जितने जीव हैं टेट्रापोड्स वगैरह, वो सब क्या है, सब में इंसुलिन बनता है। तो उसको सेलेक्ट करेंगे या उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जो इसको बनाता है। जैसे ह्यूमन में इंसुलिन बनाने वाला जीन क्या होता है, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। तो बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज में क्या होता है, इंसुलिन बनाने वाला जीन फंक्शनल होता है। इसलिए इस जीन को, इंसुलिन का अगर डिजायर्ड जीन आपको सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पैंक्रियाज को ही सेलेक्ट करेंगे। पैंक्रियाज के सेल से ये इंसुलिन वाला जीन आइसोलेट करते हैं। और अगर वेक्टर के लिए किसी जीन को कैरी करने के लिए कौन सा वेक्टर, किस वेक्टर का कौन सा प्लाज्मिड सुटेबल होगा, इसका भी सिलेक्शन हम करते हैं वेक्टर डीएनए के लिए। वेक्टर माने वाहक का डीएनए माने प्लाज्मिड, मे बी ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। क्या है, यहां बैक्टीरिया शब्द है, मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। इसको हम बैक्टीरिया जैसे इस्चेरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड के रूप में प्राप्त करते हैं। और इस प्लाज्मिड को हम कहते हैं PBr322। यह क्या होता है, ये एक प्रकार का एक कॉम्पिटेंट वेक्टर हर्बर्ट बोयर, स्टैनले कोहेन कि क्या हुआ, इसके द्वारा जो है ये बोलिवर और रोड्रिक के द्वारा एक कॉम्पिटेंट वेक्टर यानी इस्चेरिचिया कोलाई के वेक्टर को ही, यानी प्लाज्मिड को ही मॉडिफाई किया गया था बायोटेक्नोलॉजी में कैरियर के रूप में, बेस्ट कैरियर के रूप में यूज करने के लिए PBr322 को। तो क्या कहते हैं कि वेक्टर डीएनए के रूप में, वेक्टर डीएनए में भी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोलाई प्लाज्मिड। यह बैक्टीरिया के इस्चेरिचिया कोलाई से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, जो कि PBr322 या तो जीन बैंक से, पहले से ही जीन बैंक में क्या होता है, इस प्लाज्मिड पड़ा रहता है। और क्या कहते हैं, इस कॉम्पिटेंट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड स्पेशली डिजाइन्ड बाई यब बोलिवर एंड RL रोड्रिक 1977 में इस प्लाज्मिड को कॉम्पिटेंट बना करके बायोटेक्नोलॉजी में यूज करने के लिए बना करके जीन बैंक में स्टोर कर दिया गया है। जिस किसी को भी टेक्नोलॉजी प्रयोग करना हो, टेक्नोलॉजी करना है
या रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो उसको कहीं जाना नहीं है। जीन बैंक से आप इस जैसे ब्लड बैंक से आप ब्लड ले लेते हैं वैसे जीन बैंक में पड़ा रहता है, आप उसको उनका सुविधा शुल्क दीजिए और उनको जो है लेकर के प्रयोग कीजिए। हाँ, हम किसी भी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी प्लाज्मिड को यूज कर सकते हैं जिसमें क्या हो, ओरी हो, सेलेक्टेबल मार्कर हो और रिस्ट्रिक्शन साइट हो, जिस पर कि इंडोन्यूक्लियस एक्ट करते हैं, अर्थात कम से कम कई पेलिंड्रोम हो, कई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कट करने वाले वो साइट होने चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, सक्षम बैक्टीरिया होगा। और जो जनरल बैक्टीरिया होते हैं, हम क्या करते हैं, हम हर किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी में ओरी तो हो सकता है और क्या हो सकते हैं, एक दो रिस्ट्रिक्शन साइट भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें सेलेक्टेबल मार्कर वाला पोर्शन भी हो, यानी टेट आर और एएमपीआर भी हो। ठीक है, क्योंकि ये उनमें तब डेवलप करता है, यानी 1% बैक्टीरिया में ये डेवलप कर पाता है, 99 में ये टेट आर और एएमपीआर वाला जो सेलेक्टेबल पोर्शन है ये डेवलप नहीं होता है, इसलिए वो प्लाज्मिड हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। आइए हम लोग अगले पॉइंट पर चर्चा करें। अब यहां पर हमको दिया है ए प्लाज्मिड शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब हमारा जो प्लाज्मिड है जिसे हम वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, वेक्टर डीएनए के रूप में, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यहां पे देखिए, एक प्लाज्मिड में क्या होना चाहिए, ए प्लाज्मिड शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स। जो यहां पे बने हुए हैं वो कैरेक्टर्स में होने चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, पहली चीज, पहला कैरेक्टर है कि उस बैक्टीरिया में ओरी पॉइंट्स होना चाहिए। तो पहला कैरेक्टर ये होना चाहिए कि उसमें ओरी होना चाहिए। ओरी क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, साइट ऑफ ओरिजिन, प्लाज्मिड में उपस्थित वे डीएनए के फ्रेगमेंट्स जहां से क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, इस प्लाज्मिड का जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, इस साइट में हम कभी भी किसी भी फॉरेन डीएनए को लिंक नहीं करते हैं, नहीं तो हमारा प्रयोग ही ध्वस्त हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हम उस करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या है, ये आपका जो है PBr322 का क्या है, ये प्लाज्मिड है। ठीक है, इसमें एक ओरी पॉइंट होना चाहिए। तो ओरी पॉइंट रेप्लिकेशन कैसे शुरू होता है, इसके रेप्लिकेशन की शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक डीएनए का एक्स्ट्रा पीस इससे अटैच कराना पड़ता है, और उसके लिए जो बेस्ट होता है वो प्लाज्मिड का ही PUC यानी यूरासिल साइटोसिन, ये वाला, इसी टुकड़े को जब हम जैसे ओरी से टच कराते हैं क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होगा, इसके अलावा इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। तो सेलेक्टेबल मार्कर ये देखिए, ये टेट्रासाइक्लिन रीजन है, ये टेट्रासाइक्लिन रीजन है और ये एएमपी रीजन है। तो टेट्रासाइक्लिन रीजन और एएमपी रीजन क्या करते हैं, ये जीन टेट्रासाइक्लिन के रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक का एंटीबायोटिक बनाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता। और टेट्रासाइक्लिन जिस जीन में, जिस प्लाज्मिड में ये वाला रीजन डेवलप हो चुका होता है वो टेट्रासाइक्लिन से नहीं मरता है। क्यों, क्योंकि उसके टेट्रासाइक्लिन के इफेक्ट को इससे जो जीन बनता है, इससे जो प्रोटीन बनता है वो उसको निष्प्रभावी कर देता है, इफेक्टलेस कर देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एएमपीआर है, यानी एम्पिसिलिन, क्लोरोफिनकॉल, केनामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स को निष्प्रभावी करने के लिए ये वाला रीजन क्या करता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है, जिसकी वजह से ऐसे एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट इस प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया पर नहीं होता है और वो उस मीडियम में नहीं मरता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसी को सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस प्लाज्मिड में एक्चुअली होते हैं 40 रिस्ट्रिक्शन साइट, लेकिन हमारे क्लास 12th के लेवल में इसको जो है केवल 8 रिस्ट्रिक्शन साइट इसको यहां से दिखाए गए हैं। ये रिस्ट्रिक्शन साइट क्या दिखा रहे हैं, जो पीले पीले रंग से दिखे गए हैं, ये एक्चुअली ये वो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम है। ये 8 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के नाम हैं जो
भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। किस स्रोत से कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है इसकी लिस्ट आपको पहले से मिल चुकी है। अब आपको मेरे साथ याद होना चाहिए उस एंजाइम, उस सोर्स से मिलने वाली एंजाइम इस प्लाज्मिड को कहां से काट सकते हैं। सीधी बात है, वहां से काट सकते हैं जहां पर इन एंजाइमों के पैलिंड्रोम्स प्रेजेंट होंगे। तो जहां जहां इनके पैलिंड्रोम प्रेजेंट होंगे ये रिस्ट्रिक्शन साइट उसको वहीं से काट सकते हैं। और हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक फिक्स स्पेसिफिक पैलिंड्रोम होता है, उसके अलावा वो कहीं और कट नहीं कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो वर्क करते हैं, सबसे पहले उस डीएनए के फ्रेगमेंट में अपने पैलिंड्रोम को सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद जहां उसका पैलिंड्रोम होता है उसी पॉइंट पर बिटवीन द बेस पेयर जाकर के वो इनर साइड से दोनों सेगमेंट को, डीएनए के दोनों सेगमेंट को, दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। और फास्फो कट करने में क्या करता है, अरे भैया फास्फोइस्टर बॉन्ड को कट करता है। और काटने के बाद क्या हो जाएगा, फास्फोडाइस्टर को कट करेगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, वो क्या करते हैं, वो चेन वहां से डीएनए का जो चेन है वो ओपन हो जाती है। यही होता है। अब इसमें क्या होता है, यहां देखिए यह क्या है, इकोआर1 इस्चेरिचिया कोलाई से प्राप्त होता है। इसका पैलिंड्रोम यहां होता है, यहां पर इस प्लाज्मिड काट सकता है। CLA फर्स्ट क्या है, कैरियोफिलस लाटम फर्स्ट का इकोआर1, ये जो CLA फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, यह एंजाइम इसको यहां से काट सकता है क्योंकि इसका पैलिंड्रोम यहां है। हिंड थर्ड का पैलिंड्रोम यहां होता है, इसलिए यह एंजाइम इसको यहां से काट सकता है। ये एंजाइम इसको यहां से काट सकता है। ये एंजाइम इकोआर फर्स्ट इसको यहां से काट सकता है। बॉम H1 इसको यहां से काट सकता है। सॉल फर्स्ट इस प्लाज्मिड को यहां से काट सकता है। PBU फर्स्ट इसको रोप पे काट सकता है। रोप क्या होता है, रोप इस प्लाज्मिड में वो साइट होता है जो क्या करता है कि जब ये रेप्लिकेट करेगा तो कितने कॉपी ये बनाएगा उसकी कंट्रोल इसके हाथ में होती है। ओरी पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं होता है। और PST फर्स्ट इसको यहां से काट सकता है एम्पी रीजन में। PRU PBU यहां गलत हो गया, PVU फर्स्ट इसको यहां से काट सकता है। तो इस प्रकार से ये रिस्ट्रिक्शन साइट हैं प्लाज्मिड के। ठीक है, अब इसके बारे में छोटा छोटा कमेंट्स आपको यहां पे दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ओरी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है ओरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओरी इज साइट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में जो रेप्लिकेशन होता है उसका साइट होता है। प्रोकैरियोटिक प्लाज्मिड, प्रोकैरियोट्स में जो प्रोकैरियोट के प्लाज्मिड होते हैं हैव ओनली वन ओरी। प्रोकैरियोट्स में केवल एक ओरी होता है, व्हाइल जबकि यूकैरियोटिक सेल डीएनए हैव मेनी ओरी। जबकि यूकैरियोटिक के सेल में क्या होता है, कई ओरी पॉइंट्स होते हैं। इसीलिए तो प्रोकैरियोट्स का रेप्लिकेशन एक ही स्थान से शुरू होता है, ओरी से, जबकि यूकैरियोट में जहां जहां ओरी होगा वहां वहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा। उसमें एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कई साइड भी होते हैं कटिंग के, तो कई साइड भी होते हैं तो कई ओरी भी होते हैं। जहां जहां से कटेगा वहां वहां से रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि इसके बगल में उसका क्या होगा, उसका ओरी पॉइंट भी होगा। इसके बाद दूसरी खासियत होती है कि किसी भी प्लाज्मिड में सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, वर्ण योग्य चिन्हक, सेलेक्टेबल मार्कर जिसको हम कहते हैं वर्ण योग्य चिन्हक। ये क्या करते हैं, ये वर्ण युक्त चिन्हक किसी प्लाज्मिड में वो साइट होते हैं जो ये बताते हैं कि जब हम इनमें आरडीएनए जोड़ते हैं, फॉरेन डीएनए को जब इसमें जोड़ते हैं, आरडीएनए नहीं फॉरेन डीएनए को इसमें जोड़ते हैं, तो ये उसमें जुड़ा कि नहीं जुड़ा आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई यंत्र नहीं है जिसको हम मैग्नीफाई करके देख रहे हाँ जुड़ा कि नहीं जुड़ा। इस केमिकल रसायन ही सिम्टम देते हैं कि जुड़ा कि नहीं जुड़ा। तो उसके लिए क्या करते हैं,
सेलेक्टेबल मार्कर को यूज करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, ये टेट आर और एमपीआर को इन जनरल ट्रेडिशनल इसको यूज किया जाता था, अब तो एडवांस हो गया है। अब तो यहाँ पे लैक्टोज को पचाने वाला जो जेड जीन होता है, लाइकोग्राम याद कीजिए, वो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम बनाता था, उसी एंजाइम वाले जीन में क्या करते हैं, अब फॉरेन डीएनए को कट लगाते हैं, उसी जोन में कट लगाते हैं और उसी जोन में किसी फॉरेन डीएनए को लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। अच्छा, इस बात को, इससे क्या होता है, जब वहां जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या होगा, जब ये बीटा गैलेक्टोज, जब इसको लैक्टोज मीडियम में रखेंगे तो क्या करेगा, अगर ये सक्सेसफुल सही सलामत है तो क्या करेगा, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो क्या करता है, ये ब्लू कलर देता है। क्या देता है, ये ब्लू कलर देता है। और ब्लू कलर देने का मतलब ये सही सलामत है, यानी इसके लैक जेड वाले पोर्शन में कोई भी फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा, अर्थात यह नॉन रिकम्बिनेंट रह गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रह गया, इसमें कोई भी डीएनए नहीं जुड़ा। नहीं जुड़ने का मतलब प्रयोग फेल हो गया। फिर से अगर कलर दिया तो प्रयोग को फिर से दोहराइए, फिर से जोड़ने का प्रयास कीजिए। यदि ब्लू कलर नहीं आया, इसका मतलब कि इसका लैक जेड का प्रभाव खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि इसमें फॉरेन डीएनए जुड़ चुका है, यह रिकम्बिनेंट हो चुका है, यह ट्रांसफॉर्मेंट हो चुका है। इसलिए अब घबराने की बात नहीं है, आगे बढ़िए, प्रयोग को आगे बढ़ाइए, सक्सेसफुल रहा। इसी प्रकार से जो ट्रेडिशनल पुराने सिस्टम थे उसमें क्या करते थे, या तो हम टेट आर वाले पोर्शन में बॉम्ब H1 या सल्फर से कट लगाते थे और यहीं भी क्या करते थे, फॉरेन डीएनए को जोड़ते थे। जोड़ने के बाद अगर यह सक्सेसफुल होता है, अगर ये सक्सेसफुल होता था तो क्या होता था, इसको जब फिर से हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखते थे और रखने के बाद अगर ये मर जाता था, कोई एक पीस रखा, अगर मर गया, मरने के बाद पता चला इसलिए मरा, क्यों मरा, क्योंकि टेट आर वाला जीन नष्ट हो चुका है। क्यों नष्ट हुआ, इसलिए कि इसमें फॉरेन डीएनए जुड़ गया, अर्थात ये रिकम्बिनेंट हो गया, रिकम्बिनेंट हुआ, इसीलिए इस टेट आर वाले का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रभाव के कारण इस टेट आर का प्रभाव खत्म हो गया और अब यह टेट्रासाइक्लिन मीडियम में मर गया। तो मरना ये बताता है कि इसमें सक्सेसफुल ज्वाइंटिंग हो गई है, सक्सेसफुल लाइगेशन हो गया है, संयोजन हो गया है, तभी ये टेट्रासाइक्लिन मरा। तो इस प्रकार से टेट आर वाला भाग क्या करता है, यह सेलेक्टेबल मार्कर काम करता है। यही काम हम इसमें भी कर सकते हैं। अगर इसमें हम किसी फॉरेन डीएनए को इस जोन में लिंक कराएंगे, इस जोन में लिंक कराएंगे, अगर लिंक कराने के बाद लिंक सक्सेसफुल होगा, यह ट्रांसफॉर्मेंट हो चुका रहेगा, रिकम्बिनेंट हो चुका रहेगा, अर्थात इसमें जब सक्सेसफुली फॉरेन डीएनए जुड़ चुका रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम फिर से एम्पिसिलिन मीडियम में रखेंगे तो ये मर जाएगा। तो इसका मरना ये बताता है कि भैया एम्पिसिलिन वाले रीजन में ये सक्सेसफुल आपका फॉरेन डीएनए जुड़ गया है। ये भले मर गया, लेकिन आप आंसू मत बहाइए, आप खुशियां मनाइए कि आप सफल हो गए हैं और प्रयोग को आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर ये जिंदा रहा तो ये इसका जिंदा रहना हमारे लिए दुख की खबर होती है। वो ये बताता है भैया आपका प्रयोग सक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि फॉरेन डीएनए इस रीजन में नहीं जुड़ा है। अगर जुड़ गया होता तो ये मर गया होता, और ये मर गया होता, AMPR मर गया होता तो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन रीजन में क्या होता, जिंदा न रहता। अगर ये मर जाएगा तो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन रीजन में मर जाएगा, ये जिंदा रह जाएगा तो नहीं मरेगा, ये मर जाएगा तो बैक्टीरिया भी ये मर, इसके मरने का मतलब क्या, प्रयोग रिकम्बिनेंट सक्सेसफुल हुआ, रिकम्बिनेशन सक्सेसफुल हुआ। तो इसके मरने की खबर हमें खुशी देती है कि ज्वाइंटिंग हो गई, लेकिन इसके इस मीडियम में न मरने से हमें दुख होगा। ये भले जिंदा रह गया, लेकिन हमारे लिए खुद दुख का खबर यह होगा कि हमारा फॉरेन डीएनए इसमें लिंक नहीं हो पाया है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारी NCERT ये भी कहे, प्रयोग ये कहता है, यदि कोई बैक्टीरिया इस रीजन में आपने किसी फॉरेन डीएनए को जोड़ा, अगर ज्वाइंटिंग सफल रहा तो इस मीडियम में बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन
अगर टेट्रासाइक्लिन का रीजन मीडियम आप देंगे उसको, उसमें उगाएंगे, उसमें तो मर ही जाएगा, क्योंकि ये वाला रीजन तो उसका क्या है, एलाइव है, जिंदा है। इंसर्शनल इफेक्ट ये थोड़ी देगा, क्योंकि इसमें तो कुछ जुड़ा ही नहीं। इसलिए एम्पिसिलिन रीजन में इसमें जुड़ेगा तो इसमें मरेगा, अगर इसमें जुड़ा है तो टेट्रासाइक्लिन रीजन में मरेगा, अब इसमें जुड़ा है तो इसमें मरेगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए, सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड selectively permitting the growth of transformants। ये क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में ये अंतर स्थापित करने में संकेत देते हैं, सूचना देते हैं। यही क्या होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट में हमें सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में कुछ विशेष पॉइंट्स नोट करने लायक हैं और ध्यान देने योग्य हैं। वही बात जो अभी तक हम लोगों ने समझा, उसी को एक सिंपल वर्ड्स के रूप में यहाँ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अबाउट सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन यानी जब हम आरडीएनए को प्लाज्मिड में ट्रांसफर करते हैं तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है, इज ए प्रोसेस या प्रोसीजर थ्रू विच A piece of DNA is introduced in host bacterium। अच्छा, वो सेलेक्टेबल मार्कर हो गया, हमारा लाइगेशन हो गया, लाइगेशन के बाद वो क्या हुआ, आरडीएनए बन गया, आरडीएनए बन गया। अब इस आरडीएनए को हमको क्या करना है, होस्ट सेल में क्या करना है, होस्ट में ट्रांसफर करना है। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको ट्रांसफर करना है। कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसी ट्रांसफर के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, इस चीज को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं कि आरडीएनए को हम होस्ट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस या प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए होस्ट बैक्टीरियम। होस्ट या बैक्टीरियम में हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। TET-R and AMPR are two selectable markers। तो क्या होते हैं, इसमें प्लाज्मिड में जो TET-R और AMPR वाला रीजन होता है, ये दो प्रकार के वर्णयुक्त चिन्हक होते हैं, ठीक ना। एंड these genes माने TET-R and AMPR encoding resistant to antibiotics। ये क्या करते हैं, ये एंटीबायोटिक्स को रेसिस्ट करते हैं, सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरोफिंकॉल, टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन। या ये जो दोनों रीजन है, टेट-आर वाला टेट्रासाइक्लिन को क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन को इनकोड करता है एंटीबायोटिक के लिए, और एमपीआर जो है एम्पिसिलिन, क्लोरोफिंकॉल, केनामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक को क्या करता है, इनकोड करता है। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। तो ठीक है, ये प्लाज्मिड के बारे में बोल रहे हैं। अगला पॉइंट सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में चल रहा है। तो हमारे प्लाज्मिड में सेलेक्टेबल मार्कर 3 होते हैं, वहां 2 दिखाए हैं, 3 होते हैं। एक होता है टेट-आर वाला रीजन, ये क्या करता है, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट होता है। ये टेट-आर क्या होता है, ये टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स लिए क्या होता है, ये रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक्स बनाता है। और इस रीजन में क्या होता है, किसी भी प्रकार के अगर ये पोर्शन एक्टिव है तो उसमें क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन उस प्लाज्मिड पर इफेक्ट नहीं करता है। दूसरा है एएमपीआर। एएमपीआर क्या करता है, जैसा आपने कहा कि एएमपीआर क्या होता है, अगर इस रीजन में हम किसी एंटीबायोटिक, किसी फॉरेन डीएनए को जोड़ते हैं तो एएमपीआर क्या होता है, इसका प्रभाव इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ध्यान रखिएगा, शब्द क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इस प्रभाव के कारण क्या होता है, जब हम फॉरेन डीएनए में जोड़ते हैं तो उसके प्रभाव के कारण इस एएमपीआर का प्रभाव खत्म हो जाता है, और प्रभाव खत्म होने के नाते अब वो एएमपी प्लेट पर मर जाएगा, जो ये बताता है कि हमारा
जो हमें ये चयन करने में, सिलेक्ट करने में सपोर्ट करता है कि हाँ आपका लिंकिंग सक्सेसफुल रहा, ये ट्रांसफॉर्मेंट हो चुका है। अदरवाइज नहीं, अगर ये नहीं बना इसका मतलब ये सफल है, आप ये प्लाज्मिड आपका ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हो पाया है। जैसा हमने बताया कि अभी सुविधापूर्ण ढंग से तीसरा जो क्रोमोजोमिक सबस्टेट है, इसमें क्या करते हैं, इस क्रोमोजोमिक सबस्टेट में बीटा गैलेक्टोसाइडेज यानी लैग जेड वाले जीन को यूज करते हैं, लैग जेड वाले जीन को यूज करते हैं, या क्या करेंगे इसमें सिल्वर या कुमोसिव ब्लू डाइज को यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, जो ये बताते हैं कि आपका रिकम्बिनेशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं है, आपका प्लाज्मिड रिकम्बिनेंट हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये चीजें बताती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर वेक्टर फॉर क्लोनिंग साइट्स, जो अब ऐसे वेक्टर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो क्या करते हैं, जो क्लोनिंग जीन्स को, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। वेक्टर वो कौन है जो किसी भी प्लांट में क्लोनिंग के लिए सपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये वेक्टर के रूप में टीडीएनए माने ट्यूमर डीएनए, डाइकॉट्स के रूट में ट्यूमर को जनरेट करने वाले एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस का जो डीएनए होता है वो टीडीएनए कहलाता है। इसका यूज कब करते हैं, टू ट्रांसफर नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर सेल। किसी भी नॉर्मल सेल को अगर ट्यूमर सेल बनाना है तो नॉर्मल सेल में क्या कीजिए, टीडीएनए को ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी बात, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस का जो टीआई प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस का होता है, उसको यूज करते हैं, इज यूज्ड टू डिलीवर एलियन डीएनए, बाहरी फॉरेन डीएनए इनटू ए वेक्टर ऑफ प्लांट, इनटू ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स को डालने के लिए या डिजायर्ड डीएनए को डालने के लिए हम इस टीआई प्लाज्मिड का भी हेल्प लेते हैं। ये नेचुरल कैरियर है, नेचुरल वेक्टर है, जो क्या करता था, जो अपने एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस को, इसीलिए तो सेलुलर इंजीनियर कहा जाता है, ये ऑटोमेटिक किसी के प्लाज्मिड को क्या करेगा, किसी प्लांट सेल में, डिफरेंट प्लांट सेल में ये ट्रांसफर कर सकता है। तीसरा है रेट्रोवायरस, किसी भी एनिमल सेल में रेट्रोवायरसेस आर यूज्ड टू डिलीवर एलियन डीएनए इनटू एनिमल सेल्स। किसी भी एनिमल सेल में अगर कोई हमें फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करना है, प्रवेश कराना है, तो हम पहले क्या होता था या अब भी होता है, रेट्रोवायरस इस काम को करने में सक्सेस होते हैं। रेट्रोवायरस कौन होते हैं, अरे भाई वो वायरस जिसमें डीएनए नहीं होता, केवल आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल ग्रुप में। और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो वेक्टर होता है क्लोनिंग कराने वाला, वो आपका है PBr322, जिसको रोड्रिक और बोलिवर ने डिजाइन किया विशेष करके बायोटेक्नोलॉजी में यूज करने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी में एज ए वेक्टर यूज करने के लिए। वो क्या होता है, कॉमनली यूज्ड टू डिलीवर एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। किसी भी एलियन डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, PBr322 को यूज करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स के बारे में हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंपोटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए को क्या करते हैं, होस्ट में, किसी पोषक में कैसे स्थानांतरित करते हैं और उसको कैसे कंपोटेंट बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं। तो क्या होता है, उसमें क्या सिस्टम है, इसके लिए क्या है, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी कंपोटेंट टू टेक अप डीएनए। कोई भी फॉरेन डीएनए इन द फॉर्म ऑफ आरडीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए, अगर आप किसी भी सेल में प्रवेश कराना चाहते हैं तो प्रवेश कराने के पहले उस सेल को या बैक्टीरियल सेल को मस्ट बी कंपोटेंट, सक्षम होना चाहिए। बाय फॉलोइंग मेथड्स, नीचे की विधि के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, सक्षम बनाते हैं। यानी इस मेथड से हम उन होस्ट में हम क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे हीट शॉक मेथड प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, किसी बैक्टीरियल
सेल में रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए। दूसरा, माइक्रो इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है किसी एनिमल सेल में किसी फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए। बायोलिस्टिक या जीन गन को यूज किया जाता है किसी फॉरेन या एलियन डीएनए को किसी या रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी प्लांट में डालने के लिए, किसी ईस्ट में डालने के लिए, ईस्ट सेल या प्लांट के सेल में डालने के लिए इस साधन का प्रयोग किया जाता है। मेरे स्टूडेंट कदम आगे बढ़ाइए। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, जो रिकम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी हम लोग करते हैं उसके लिए क्या प्रोसेस है, ये देखिए। ये प्रोसेस 8 प्रोसेस यहाँ पर दिए हुए हैं जो हमारी एनसीईआरटी जिसके लिए परमिट करती है, या हमारी एनसीईआरटी के बुक में जो लिखा हुआ है। तो क्या है, पहला है आइसोलेशन। पहला क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सोर्स से, वेक्टर से जिस डीएनए को आप यूज करना चाहते हैं उसको आइसोलेट कीजिए, फिर फ्रेगमेंटेशन कीजिए, उसको टुकड़ों में तोड़िए, आइसोलेशन कीजिए, किसके द्वारा, बाय स्पूलिंग के द्वारा क्या कीजिए, उसको आइसोलेट कीजिए। फ्रेगमेंटेशन, दोनों वेक्टर और डिजायर्ड डीएनए को एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कीजिए। इसके बाद आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम फ्रेगमेंट्स जो कटे हुए डीएनए के बहुत सारे डिजायर्ड डीएनए के जो बहुत बड़े छोटे आरएफएलपी हैं उनसे अपने मनपसंद टुकड़े को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हमें 2 मेथड है, 2 चीज है इसको करने के लिए। एक हम एज करते हैं, एज क्या है, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा आप आरएनए के टुकड़े को, बड़े छोटे टुकड़े को, या डीएनए के बड़े या छोटे टुकड़े को आप क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और उसमें अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे तो वो ब्राइट शाइनिंग देने लगेगा, फिर उसको वहां से इल्यूशन के द्वारा सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा मेथड होता है फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, आगे के लिए याद रखिए। पेज क्या है, पॉली एक्रिल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद रखिए, पॉली एक्रिल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके द्वारा क्या करते हैं, प्रोटीन के बड़े या छोटे टुकड़ों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन भी क्या होते हैं, वो भी तो पेप्टाइड के क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के बड़े या छोटे क्या होते हैं, चेन होते हैं। तो जरूरत पड़ती है कभी कभी अलग करने के लिए, तो अलग कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, सेपरेट करने के बाद फिर जब नंबर 4था पॉइंट आता है एम्प्लीफिकेशन, यानी उन टुकड़ों की संख्या में वृद्धि करना, जिसके लिए एम्प्लीफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड फ्रेगमेंट्स कैसे करते हैं, इसके लिए हम पीसीआर मशीन को यूज करते हैं, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन वाली मशीन को यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं, लाइगेशन। क्या करते हैं, लाइगेशन वर्ड है लाइगेशन, ठीक है, तो लाइगेशन करते हैं। आइए, हाइगेशन नहीं, लाइगेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू वेक्टर पीवीआर। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, वेक्टर माने कौन से वेक्टर, पीवीआर नामक प्लाज्मिड में जोड़ते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ट्रांसफरिंग द डीएनए आरडीएनए इनटू होस्ट। आरडीएनए को फिर होस्ट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, बायोरिएक्टर में कल्चरिंग द होस्ट ऑल इनटू बायोरिएक्टर्स। कल्चरिंग द होस्ट को क्या करते हैं, बायोरिएक्टर में कल्चर करते हैं और फिर क्या करते हैं, उससे प्रोडक्ट बनवाते हैं, यानी अपस्ट्रीम प्रोसेस हो गया यहाँ, और डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में उसका प्योरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग और मार्केटिंग ये करते हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में जो स्टेप्स हम यूज करते हैं वो ये है डियर स्टूडेंट, ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा गया है। बाइक में पूछने पर आपको ये स्टेप 1 बाय 1 करके देना होगा। और आइए, आज के लास्ट पेज में कुछ भी नहीं है,
तो डियर स्टूडेंट्स इतना आप लोग जान लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर फोकस करते हैं। यस थैंक्स। ओके, हाँ बेटा, हम लोग अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो अभी तक होमवर्क है, जरा आइए होमवर्क पर हम लोग जो है थोड़ा सा फोकस कर लें। होमवर्क में यह है, क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल होस्ट। किसी आइडियल होस्ट का इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सेल नहीं है फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा क्या है, किसी भी होस्ट का कैरेक्टर नहीं है। क्या? इजी टू ट्रांसफर, रैपिड ग्रोथ रेट, लो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, प्रोसेस प्रोड्यूसेस ह्यूमन हार्मोन नेचुरली। बताइए, which of the following is not a characteristic of an ideal host। किसी आइडियल होस्ट का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए? उसमें क्या चाहिए? इजी टू ट्रांसफर, जिसमें हम आसानी से आरडीएनए को ट्रांसफर कर दें, या जो रैपिडली ग्रो करे, जिसकी ग्रोथ रेट रैपिड हो, या लो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये क्या होता है उसका कल्टीवेशन क्या लो निम्न प्रकार का हो, या कि प्रोड्यूसेस ह्यूमन हार्मोन नेचुरली, जो ह्यूमन के हार्मोन को नेचुरली यूज करता हो। नहीं, मैं समझता हूं उसका बी वाला आंसर होना चाहिए। ट्राई करो, आइए देखते हैं। ये हम भी गलत, आप सही। क्या है? प्रोड्यूसेस ह्यूमन हार्मोन्स नेचुरली, जो ह्यूमन के हार्मोन्स को नेचुरली प्रोड्यूस करता हो, ऐसे होस्ट का सिलेक्शन हमको करना चाहिए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सेलेक्टेबल मार्कर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी भी सेलेक्टेबल मार्कर का प्राइमरी फंक्शन क्या होना चाहिए? तो देखिए, टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ डीएनए लाइगेशन, डीएनए लाइगेशन की उसमें इफिशियंसी होनी चाहिए। टू आइडेंटिफाई होस्ट सेल्स दैट हैव सक्सेसफुली टेकन अप द रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए को सक्सेसफुल उसने क्या किया है, आइडेंटिफाई, यह जानने के लिए कि रिकम्बिनेंट डीएनए उसमें सक्सेसफुली ज्वाइंट हो गया है, यह बताता है। या टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट, किसी भी प्राइमरी फंक्शन क्या होना चाहिए किसी सेलेक्टेबल मार्कर का? टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट, टू रिपेयर एनी डैमेज टू द होस्ट सेल, क्या उसमें उत्तर होना चाहिए? टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ डीएनए लाइगेज, या टू आइडेंटिफाई होस्ट सेल दैट हैव सक्सेसफुली टेकन अप द रिकम्बिनेंट डीएनए। आई थिंक बी वाला आंसर सही होना चाहिए। आइए, यस, इस बार हम सफल हो गए। क्यों भाई? क्योंकि ये सिलेक्टेबल मार्कर तो यही बताता है ना कि हमारा फॉरेन डीएनए इसमें सक्सेसफुली ज्वाइंट हो गया कि नहीं हो गया। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स आर कॉमनली यूज्ड, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स आर कॉमनली यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, क्या है ड्रॉबैक ऑफ दिस अप्रोच। इस अप्रोच का ड्रॉबैक क्या है? यानी सेलेक्टेबल मार्कर वाले ही, टेट आर या एमपीआर वाले ही क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंट क्या करते हैं, कॉमनली इसके जीन्स को यूज करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर रूप में। इसमें एक कमी क्या है, ड्रॉबैक क्या है? इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, नो। पोटेंशियल फॉर स्प्रेडिंग एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट, नो। रिक्वायर्स एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक्स, मेक द होस्ट सेल लेस विरुलेंट। क्या करता है? होस्ट सेल को कम से कम क्या करता है, सक्षम बनाता है, कम आक्रामक बनाता है? नहीं। रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक्स, क्या बहुत महंगे एंटीबायोटिक्स होते हैं? इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, ग्रोथ रेट यानी ट्रांसफॉर्म सेल्स की ग्रोथ रेट को बढ़ाता है। इन सब में कौन सी बातें हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स आर कॉमनली यूज्ड as selectable markers, which of the following is a drawback of this approach। ऐसा करने में एक कमी क्या है, क्यों इसको हम अवॉइड करते हैं? इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल्स, नो। पोटेंशियल फॉर स्प्रेडिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट, ये इसके ड्रॉबैक हो सकते हैं। फिर हम आइए देखते हैं। यस,
यही बी वाला चीज है। एनवायरमेंट क्या होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। बाकी तो सब सही है। चौथा क्वेश्चन, व्हिच होस्ट ऑर्गेनिज्म इज वाइडली यूज्ड एंड इजीली मैनिपुलेटेड फॉर क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शंस में किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैनिपुलेट यूज करते हैं, मैनिपुलेशन के फेरफार के लिए? मेमेलियन सेल्स, एग्रोबैक्टीरियम टोमिफेसियंस, एस्चेरिचिया कोलाई या सेक्टोमाइसिस सेरेवेसी। ध्यान रखिएगा यहां पर किस व्हिच ऑर्गेनिज्म यूज्ड इजीली मैनिपुलेटेड, जनरली एस्चेरिचिया कोलाई को सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। और आइए आंसर भी देख सकते हैं। तो यही बात आई कि हम लोग ये जीन के मैनिपुलेशन के लिए मोरओवर एस्चेरिचिया कोलाई को यूज करते हैं। आइए अगला पॉइंट क्या है? मैं सोचता हूं पहले आपको क्वेश्चन दे दें, जब आपको न समझ में आए तब इसको सॉल्व करें। ऐसा चलेगा क्या? नहीं, तुरंत काम दान महाकल्याण। ए प्लाज्मिड कैरिंग ए जीन फॉर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट is introduced in bacteria cell after transformation, which cell will grow on an ampicillin containing medium। तो यदि हमने क्या किया है, ये प्लाज्मिड एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट वाले रीजन में हमने प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस या फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब करने के बाद अब पूछ रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया होगा जो क्या करेगा, एम्पिसिलिन रीजन में ग्रो करेगा। ओनली नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा यानी जिसमें आरडीएनए नहीं जुड़ा, जिसमें डिजायर्ड डीएनए नहीं जुड़ा, वही क्या करेगा, वही ग्रो करेगा। आई थिंक दूसरा क्या है, ओनली सेल दैट हैव टेकन अप द प्लाज्मिड, केवल वो सेल इंट्रोड्यूस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, व्हिच सेल विल ग्रो, कौन ग्रो करेगा? ओनली सेल दैट हैव टेकन अप द प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड को ले लेगा वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। या ऑल बैक्टीरियल सेल ग्रो करेंगे। सेल दैट हैव लॉस्ट द एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, जो सेल एम्पिसिलिन जीन को लॉस्ट कर दिया है वही ग्रो करेगा एम्पिसिलिन मीडियम में। आई थिंक डी वाला ज्यादा प्रॉपर जा रहा है, नहीं सी वाला है। ओनली सेल दैट हैव टेकन अप द प्लाज्मिड, जो सेल प्लाज्मिड ले लिया है, बैक्टीरिया का वह सेल जिसने उस प्लाज्मिड को ले लिया है जिसमें टेट आर वाला एम्पिसिलिन वाला जीन डेवलप है, वही क्या काम करेगा, एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेगा। दूसरे क्या हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे। छठे क्वेश्चन पर ये ध्यान देते हैं, व्हाट रोल डज ए रिपोर्टर जीन प्ले इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो रिपोर्टर जीन है वो क्या करता है, व्हाट उसका रोल क्या होता है? इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ जीन रेप्लिकेशन। रिपोर्टर जीन इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ जीन रेप्लिकेशन, जीन के रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग को बताता है। इट फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए बाय द होस्ट सेल, होस्ट सेल ने फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट किया या नहीं किया ये बताता है। या it produces a visible product that indicates successful gene expression or transformation, ये बताता है। विजिबल प्रोडक्ट बनाता है, बोलिए। या it prevents the degradation of recombinant DNA, recombinant DNA के डिग्रेडेशन को क्या करता है, अप्रूव करता है, ये बताता है। क्या बताता है, सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर आपके सामने आ गया, ये वाला। इट प्रोड्यूसेस ए विजिबल प्रोडक्ट दैट इंडिकेट्स ए सक्सेसफुल जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये रिपोर्टर का हुआ। ये जो डाइज होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का ब्लू या होना, या सिल्वर डाइज या कोमोसिव ब्लू डाइज, ये क्या करते हैं, ये रिपोर्टर होते हैं जो ये बताते हैं कि उस जीन का एक्सप्रेशन हुआ या उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। सिलेक्टेबल मार्कर और रिमार्कर रिपोर्टर के बारे में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे घुमा दिया है। सातवां क्वेश्चन, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हाई आर यूकैरियोटिक होस्ट
sometimes preferred over prokaryotic host for expressing certain eukaryotic proteins. क्या कर रहा है? ये कर रहा है, इसमें क्या बता रहे हैं? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, which of the following is not characteristic of good cloning host for genetic engineering? फिर वही आया, कोई बात नहीं. Which of the following is not a characteristic of good host organism for genetic engineering? यही बात पूछ रहा है कि उसमें से कौन, अगर पहले वाला प्रश्न नहीं समझा तो दूसरे वाले समझे. इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इसमें क्या है? Which of the following is not a characteristic of good host organism? किसी गुड होस्ट का क्या ये करेक्टर नहीं है? रैपिड ग्रो रेट, इजी टू ट्रांसफॉर्म, प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नॉन पैथोजेनिक. इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है? प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन. Which of the following describes a society gene marker strategy? society gene marker strategy को कौन नीचे वाला क्या करता है? एक्सप्लेन करता है. A gene that causes the host cell to self-destruct it if it does not take up the recombinant DNA. या a gene that confers a grow advantage to only the transformed cells. या a gene that makes transformed cells unable to survive in certain conditions, helping to select against them if it recombination fails. या a gene that enhances the immune response in the host organism. क्या क्वेश्चन हो सकता है? ये a gene that makes transformed cell unable to survive in certain conditions, helping to select against them if recombination fail. 9वां क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन. इसके बाद का जो रिटर्न वाला है उसको आप करेंगे. कंसिडर ए क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट वेयर ए जीन इज इंसर्टेड इनटू ए प्लाज्मिड with an ampicillin resistant gene and a lag jet gene. If the insertion disrupts the lag jet gene, what would be expected phenotype on media containing ampicillin and X jet? तो क्या कर रहा है कि अगर lag jet जीन में आप क्या काम करते हैं? कंसिडर क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स आप क्लोनिंग किए जिसमें क्या हुआ कि एक प्लाज्मिड के लैग जेड वाले जीन में आपने क्या काम किया कि उसमें इंसर्शन कर दिया फॉरेन डीएनए का. व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप? तो उसका फिनोटाइप क्या होगा? या मीडिया जो एम्पिसिलिन या एक्स गर्ल मीडियम में है, अगर कोई किसी मीडियम में वह प्लाज्मिड रख दिया गया तो क्या होगा? उसका फिनोटाइप कॉम्बिनेशन क्या होगा? ब्लू कॉलोनीज बनेंगे, व्हाइट कॉलोनीज बनेंगे, नो ग्रोथ, रेड कॉलोनीज. कैसा होगा? मैंने बताया बीटा गैलेक्टोसाइड लैग जेड अगर फेल होगा